नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूँ। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं कुंवर सेठी, जो एमबीबीएस 5th ईयर के स्टूडेंट हैं और यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध है, उसके कारण से इनको भारत वापस आना पड़ा है, यानी स्वदेश वापस आना पड़ा है। कारण बहुत नेगेटिव है, लेकिन जिस तरीके के हालात बने और उस हालात में किस तरह से यूक्रेन से वापस वो स्वदेश लौटे हैं, इस पर उनके अनुभव हम आज जानने की कोशिश करेंगे और उनसे समझेंगे कि वास्तव में वहाँ क्या हालात थे, किन परिस्थितियों में वो निकल कर यहाँ पहुँच सके हैं, भारत सरकार की व्यवस्था किस प्रकार की थी और यूक्रेन के लोग और सरकार किस तरह से अस्त व्यस्त थे, या फिर भारतीय लोगों के साथ उनका सहयोगात्मक रवैया था या नकारात्मक। कुंवर सेठी, आपका स्वागत है द पब्लिक वर्ल्ड पर। कुंवर सेठी सेक्टर 5 गुरुग्राम में थैंक यू सो रहते मच हैं और एमबीबीएस 5th ईयर के स्टूडेंट हैं। कुंवर सेठी, आप यूक्रेन में किस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे थे? मैं यूक्रेन में इवानो फ्रांकिव्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में था, 5th ईयर में। जी, अच्छा। और ये शहर कौन सा है? ये इवानो फ्रांकिव्स की शहर है। ओके, उसके नाम पे ही यूनिवर्सिटी है। ओके। तो ये जो यूक्रेन की राजधानी कीव है या फिर खार्किव, जो उसकी कॉमर्शियल एक तरह से राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, उससे कितनी हाँ दूर, जी, लगभग कितनी दूर, कितना डिस्टेंस है हाँ, इस शहर कीव का? से एक्चुअली हम 500 किलोमीटर दूर थे। कितना? लगभग 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ठीक है। 500। तो अब क्योंकि ये इन और इसके आसपास के शहरों की जो हालात है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो जहां आप जिस शहर में रह रहे थे, वहां के हालात किस तरह से थे? एक्चुअली जिस शहर में मैं रह रहा था ये वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ है। हाँ, लाइक जितना रशिया बॉर्डर से ईस्टर्न बॉर्डर रखता है, तो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर था, हाँ, उसके पास था। तो हमारे पास इतना तो नहीं डैमेज वगैरह था, मतलब इतना वॉर का कंडीशन नहीं था। लेकिन जब वॉर स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे पे हमारे जितने मिलिट्री इंस्टॉलेशन एयरपोर्ट वगैरह थे, हाँ। वो मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। अच्छा, मतलब उस शहर को भी रशिया ने टारगेट किया था? हाँ जी, टारगेट करा था क्योंकि वहाँ अच्छा, मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह का हेड था। ओके। तो इस ये जो हालात बने, ये आपको कब महसूस हुआ कि अब इस शहर को भी टारगेट किया जा रहा है? वो कौन से डेट थी? एक्चुअली वो तो पहले दिन 24 फेब को जब स्टार्ट हुआ, तो वहाँ के लगभग सुबह 4-5 बजे तक वॉर स्टार्ट हुआ था। और हमें मतलब घर से कॉल वगैरह, क्योंकि घर वालों को न्यूज़ वगैरह में देख के उन्होंने कॉल करा कि वहाँ क्या माहौल है। जैसे ही हम उठे तो हमें एक आवाज़ आई, हमें लगा नॉर्मल आवाज़ है, हमने न्यूज़ वगैरह स्टार्ट करी। लेकिन हमारे वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों का मैसेज आया कि बाहर देखो। जी, तो हमने जब बाहर देखा तो वहाँ एयरपोर्ट, हमारे घर से 2-3 किलोमीटर दूरी एयरपोर्ट है, जी, वहाँ से धुआं निकल रहा था। जी। तो फिर हमने चेक करा, पता करा, तो वहाँ पे मतलब मिसाइल अटैक हुआ था। अच्छा, यानी हाँ वहाँ जी, की एयरपोर्ट को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, इस तरह से हाँ डिस्टर्ब कर जी, दिया, हैं? दो, हाँ जी। ओके। तो फिर उस वक़्त ये जो फर्स्ट डे की ये स्थिति बनी, उसके बाद फिर आपकी और यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बीच में कुछ बातचीत हुई होगी। क्या क्या बातचीत हुई उस वक़्त? क्या क्या सोचा फिर आपने? उस टाइम तो यूनिवर्सिटी ने यही कहा कि अभी कोई पैनिक मत हो, मतलब टेंशन मत लो। कुछ हमारी गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि जैसे उनको यूक्रेनियन गवर्नमेंट वो कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी एक्शन कर रही है, हुँ, सब कुछ है, आप काम रहिए। अगर आपको सायरन की आवाज आती है तो आप बंकर वगैरह में, अंडरग्राउंड बेसमेंट में जा सकते हैं, जी, ताकि हम बिल्डिंग वगैरह में रहते हैं उसमें नुकसान ना हो। जी। बाकी फिर हम वेट ही कर रहे थे, इतने में इंडियन गवर्नमेंट वगैरह का भी आया था अच्छा, कि आप सब पैनिक, इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो यूक्रेन में थी। ओके। तो ये जो स्थिति बनी, जैसे फर्स्ट डे युद्ध की बात आई, उससे हाँ जी, पहले हालाँकि देखिए ये माहौल तो इंटरनेशनली पहले से दोनों हाँ जी, देशों के बीच में पता लग रहा था कि टेंशन है। हाँ तो जी। क्या उस वक़्त कोई ऐसा संकेत नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं की गई थी? दूसरा, कि क्या, जैसे बंकर की बात आपने की, तो सुरक्षात्मक हाँ दृष्टि जी, से क्या इस प्रकार की व्यवस्था युद्ध छिड़ने से पहले उन लोगों ने की थी वहाँ? हाँ, उन्होंने एक्चुअली, हम जब मतलब पैसे उनसे पूछते थे, तो वैसे वॉर तो इनका जो यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, ये एक्चुअली 2014 से ही चल रहा है। चल रहा है, हाँ। 2014 से ही इनका अपनी आर्मी खड़ी कर रही थी। जी, तो जब भी रशिया चला तो कहते थे कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, हम जस्ट चेक कर रहे हैं। लेकिन अचानक से उन्होंने वॉर कर दिया, तो कोई मतलब इतना हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी उस टाइम पे।
ओके टेंशन चल रही थी, लेकिन बार-बार मतलब कुछ फाइनल नहीं था, तो कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हम। ओके। और वैसे भी क्योंकि एकेडमिक जब इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ के माहौल इस प्रकार के नहीं थे, तो ऐसा लग रहा होगा कि शायद कुछ विशेष नहीं होने वाला है। जी। तो हाँ क्या जी, क्योंकि जैसे चल ही रहा था काफ़ी टाइम से। ओके, तो यूनिवर्सिटी के आसपास क्या बंकर्स वगैरह बनाए गए थे, पहले बनाए गए थे या फिर युद्ध छिड़ने के बाद उस प्रकार की तैयारी होने लगी नहीं, थी? वो पहले से ही बने हुए थे। बस हमें व्हाट्सएप वगैरह पे लोकेशंस आ गई थी कि आस-पास आपके आस-पास ये हैं, तो आप जब भी आपको सायरन की आवाज़ आए तो आप वहाँ चले जाएँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हाँ जी। तैयारी उनको मानसिक रूप से और फिजिकली वो टेक्निकली भी तैयार थे पहले से कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो इस प्रकार से हाँ जी। सुरक्षात्मक उपाय। तो कह सकते हैं कि अगर मतलब कुछ अटैक हो तो वो प्रिपेयर्ड थे। हाँ जी। ओके, तो वो जो बंकर्स थे उसमें किस प्रकार की सुविधा थी? आपको भी बंकर में जाकर रुकना पड़ा कभी? हाँ जी, इवानो में एक बार सायरन आया था, मतलब इतना डेंजर भी नहीं था, लेकिन एक बार हमें सब सुनाई दिया तो हम सब मतलब बिल्डिंग में रहते थे, तो सारी बिल्डिंग वाले और नीचे हमारी बिल्डिंग के नीचे बंकर था, सब वहीं चले गए थे। अच्छा, तो आपके साथ इंडियन स्टूडेंट्स और कितने थे लगभग? मतलब एक्चुअली हम वहाँ पे एक फ्लैट में रहते हैं, तो वहाँ पे हम 4 दोस्त रहते हैं, तो हम चारों इंडियन ही हैं, तो हम चारों ही गए थे उस टाइम पे। वैसे तो काफ़ी 1000-1200 बचा है इवानो फ्रैंकिस में। अच्छा, इंडियन। हाँ जी, इंडियन बच्चा। ओके, तो अब तो उसके बाद फिर आपने ये कब निर्णय लिया कि अब आपको वहां से इवैक्यूएट करना है, वहां से निकलना है? हमारे को वो तो वॉर के बाद ही हुआ, जैसे इंडियन एम्बेसी ने 2 दिन पहले कहा हाँ। कि आप आपका बढ़िया रहेगा कि आप निकल जाए, तो तक वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था, वॉर से 2 दिन पहले तक। हम्म। लेकिन जैसे ही हम टिकट देखने लगे, एकदम टिकट के प्राइस हाई हो गए, क्योंकि एम्बेसी ने बोला था। हम चौथे दिन में ही वॉर हो गया, तब तक फिर फ्लाइट्स वगैरह सब बंद हो गई थी, हम्म। एयर स्पेस बंद हो गया था। हाँ। अच्छा। हाँ जी, तो इस फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो फिर आप कब वहां से निकले, बाहर निकलने की व्यवस्था आपने कैसे की, कब निकले वहां से? हमने फिर 24 जैसे वॉर स्टार्ट हुआ, तो हम 2 दिन में एम्बेसी ने वगैरह इंडियन गवर्नमेंट ने बताया कि आप बॉर्डर तक जा सकते हैं, वहाँ पे आपका बॉर्डर क्लियरेंस मतलब गवर्नमेंट ही कराएगी सब कुछ, हाँ। वहाँ से आपका सब कुछ हो जाएगा। तो हम 26 की मॉर्निंग मतलब हमने बस वगैरह करके हेल्प वगैरह लेके बॉर्डर की तरफ बस हमने ले ली थी, तो ताकि तो हम बॉर्डर तक जा सके। तो क्या मतलब बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था थी, वो नॉर्मल कोर्स में थी नहीं, या फिर? नॉर्मल नहीं थी, वो स्पेशल करानी पड़ी, मतलब बस एजेंसी वगैरह से बात करके, क्योंकि वो वही मतलब मेजोरिटी लोगों का, यूक्रेनियन लोग हो गए, इंडियंस हो गए, बाकी जितनी भी नेशनैलिटी थी सबको छोड़ के आती थी अच्छा। बॉर्डर तक। ओके, तो मतलब हाँ जी। स्पेशल आपने अरेंजमेंट किया उस तरह से हाँ इमरजेंसी जी, में, स्पेशल और अरेंजमेंट करी। तो वहां से हम निकल कर 50 आप, बंदे थे ग्रुप वगैरह। अच्छा, तो वहां से निकल कर आप किस बॉर्डर पर पहुंचे? हम रोमानिया बॉर्डर पे चले, रोमानिया कंट्री के बॉर्डर पे। रोमानिया पहुंच, तो लगभग कितना समय वहां से लगा आपको बाय बस पहुंचने में? हमें एक्चुअली वो 200 किलोमीटर का राउंड था, तो हमें 4 घंटे लग गए। अच्छा, 4 घंटे हाँ लगे। जी। ओके, फिर बॉर्डर पर आकर आपको वहां इंडियन गवर्नमेंट की ओर से किस प्रकार का रिस्पॉन्स देखने को मिला? एक्चुअली जब हम गए थे उस टाइम तो इतना बॉर्डर से पहले तो नहीं था, बॉर्डर से हमने जैसे क्रॉस करना था वो हमने खुद ही करना था, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेनियन लोग वो थे, हम्म। जो वहाँ के लोग थे वो गाड़ियों से जा रहे थे बॉर्डर लेके, क्योंकि वो हम्म। गाड़ी ले जा सकते बॉर्डर के पास। तो हम्म। बहुत दूर जाम लगा हुआ था, तो अच्छा। 12 किलोमीटर पहले ही बस वालों ने छोड़ दिया था अच्छा। कि आप आगे पैदल जाए। ओके, तो यानी 12 किलोमीटर ऑलमोस्ट आप पैदल चले उस हालात में? हाँ जी, लगेज वगैरह सारा लेके पैदल चले। अच्छा, तो वहाँ वहाँ वैसी कोई वार की स्थिति नहीं थी उसके बॉर्डर पर, क्योंकि वो तो इनका ही नहीं, वहाँ से सब ठीक था, क्योंकि वेस्टर्न साइड थी, उतना वहां तक आया नहीं था। अभी डिस्टर्ब नहीं था। ओके, ठीक है। तो आप हाँ जी। 12 किलोमीटर लगभग पैदल चले, फिर जब आप बॉर्डर पे आए वहां, तो इमिग्रेशन की दृष्टि से आपको किस प्रकार की व्यवस्था दिखी वहां? इमिग्रेशन के हिसाब से तो थोड़ा मतलब इजी नहीं था हम सबके लिए, क्योंकि काफी बच्चे थे, कम से कम 1000-2000 इंडियन बच्चा था, हम्म। फिर यूक्रेनियन लोग भी थे, फिर गाड़ियों का भी लाइन लगी हुई थी, हम्म। तो दिक्कत तो काफी है वहाँ पे। हमने कम से कम हमें 20 घंटा वेट करना पड़ा अपनी बारी आने के लिए। अच्छा, इमिग्रेशन की दृष्टि से क्रॉस करने के लिए। ओके। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब वहाँ वहाँ इंडियन एम्बेसी से, रोमानिया की दृष्टि से जो इंडियन एम्बेसी के थे वहाँ काउंसलर या उस तरह के लोग थे हाँ, रिप्रेजेंट? जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस करा वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने हमारा सब कुछ केयर करा वहाँ, मतलब जैसे हमने क्रॉस करा वहाँ पे खाने का बंदोबस्त था, और वहाँ पे शेल्टर भी दे रखा था, ताकि आप इतना थक गए हैं तो बंदे रेस्ट कर सके। उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट करा, खाना करा, तो वहाँ पे हमारे लिए बस अरेंज कर रखी थी, ताकि हम रोमानिया की कैपिटल तक जा सके, वो बुकारेस्ट नाम है उसका, ओके। वहां तक जा सके, जहाँ से फ्लाइट थी हमारी। अच्छा,
तो फिर लगभग कितना देर तक आपको वहाँ स्टे करना पड़ा, कितना समय लगभग लगा लगभग फ्लाइट 3 लेने तक? 4 घंटे तो करेंगे कि हमने स्टे कर रहे, बस तो आ रही थी कंटिन्यूअसली, लेकिन हमने ही थोड़ा रेस्ट करना कि हम काफी थक गए थे चल के और ठीक बात। बॉर्डर पे खड़े रह के लाइन वगैरह बिल्कुल लगानी थी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने फ्लाइट ली और फिर आप यहाँ यहाँ लैंड आपने कहाँ किया? हमने मैं एक्चुअली एयरफोर्स वाली एयर फ्लाइट से आया था, तो हमने हिंडन एयरपोर्ट पे हमारा लैंड हुआ था ओके, फिर वहां गाजियाबाद से में। आप इधर इधर आए आप। ओके ओके। हाँ, वहाँ चलिए, से फिर फैमिली वगैरह वहीं आपने है। बॉर्डर जब क्रॉस किया उसके बाद जो आपकी मानसिक स्थिति थी, और उससे पहले जब आप यूक्रेन के सीमा में थे, मतलब हाँ जी। किस किस प्रकार का एहसास हो रहा था आपको? देखो, मुसीबतें तो थी, लेकिन बस ये था कि घर वाले भी परेशान हो रहे थे, जितने भी जानकार रिलेटिव वगैरह थे सब परेशान हो। अब उनको समझाना भी थोड़ा एक वो होता है कि क्योंकि वो मुश्किल। तो उनको नहीं दिख रहा। हम्म। हमने जैसे तैसे हौसला करके जितने भी बंदे थे इंडियंस वगैरह करके थोड़ा स्ट्रगल करा, ये खड़े रहे वहां पे कि क्रॉस करना ही है। ये तो हिम्मत काफी 2-4 लोग तो थे, हिम्मत भी हार गए थे कि हम नहीं इतना लाइन में रुक सकते, क्योंकि ठंड काफी थी। अच्छा। -10 -5 डिग्री टेम्परेचर था। माय हाँ गॉड। जी, रात का टाइम था। रात का समय, और उस हाँ जी। आपका कैमरा, हाँ जी हाँ। तो आप उस हालात में हाँ वहां जी। से निकले, लेकिन जब जिस वक्त आप निकले वो समय क्या था? क्या रात्रि का समय था जब आप निकले वहां से, शाम के समय? हाँ जी, मैं पहुंचा था 26 जैसे बस हमने सुबह बस करी 11 बजे, ओके। तो हम 4 बजे बॉर्डर पहुंच गए थे, अच्छा, तीन तो चार फिर तो बजे फिर तो आप दिन में आप वहां से निकले, और 4 घंटे लगभग आपने जो बाई बाई बस ट्रेवल किया, उस दौरान हाँ जी। आपको लगा कि कहीं से कोई वार लाइक सिचुएशन है, या कुछ ऐसी ऐसे हमले हो सकते हैं, या कोई दिक्कत नहीं, हो सकती वो है? वहाँ नहीं था उतना, जब बॉर्डर लाइक वो था प्लेस था, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। ओके। दूसरा, जैसे हाँ इंडियन जी। एम्बेसी की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई कि 3 से 4 घंटे में आप निकले, जैसे खार्किव के लिए कहा गया, तो इस प्रकार की एडवाइजरी आप हाँ लोगों को जी। भी दी गई थी उस समय? हमें तो इतना ऐसा नहीं कहा था कि आप अभी निकले, लेकिन उन्होंने कहा था जितनी जल्दी आप बोर्ड वहाँ के लिए निकल सकते हैं, बॉर्डर के लिए, तो निकल जाए, क्योंकि वहाँ पे रात में कर्फ्यू भी होता था, तो वो भी दिक्कत आती थी। ओके। हर सिटी में ना 8 से 8 कर्फ्यू रहता था, तो उसकी भी दिक्कत आती थी, तो हमें 8 बजे के बाद ही निकलने का वो मतलब मौका मिलता था। अच्छा। ओके हाँ जी। ओके। तो फिर आप वहां से उस समय, उस क्योंकि वो जो वेस्टर्न इलाका था उतना डिस्टर्ब नहीं था, इस कारण से आपको मतलब हमले की या उस प्रकार की कोई आशंका ट्रेवल के हाँ दौरान जी। नहीं लगी, है ना? हाँ जी। ओके ओके। अब आप बाकी ये हमने बताइए। जैसे हमारी बस थी, हाँ। तो एम्बेसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये था कि आप इंडियन फ्लैग लगा लीजिए, हम्म ताकि आपको ना कोई भी रोकेगा नहीं। तो हम्म। ये अच्छी बात है हमारी कंट्री की कि फ्लैग लगाया, तो उन्होंने कुछ मतलब कि अगर होता भी तो वो कुछ ना कहते, क्योंकि फ्रेंड्स सब मतलब सारी बसेस ऐसे ही जा रही थी ओके, तो फ्लैग वो लगा के। फ्लैग क्या उस बस पे डिस्प्ले किया गया था, या फिर आप हाँ लोगों ने जी, बस के आगे पीछे हमने प्रिंट वगैरह करा लिया था, ताकि हम लगा सके और लिख सके। हमने ये भी लिखा था इंडियन स्टूडेंट्स हैं बस में, ऐसे करके ऑन बोर्ड में। अच्छा, तो हाँ जी। नहीं, उस इन इन चीजों के प्रति, इंडियन फ्लैग के प्रति, क्या रशियन जो आर्मी थी, उनके उनका नजरिया पॉजिटिव था, इस पर्पज से लगाया गया, या फिर हाँ जी। आपको लगा कि जो यूक्रेन के लोग हैं वो भी उनका भी वैसा ही रिस्पॉन्स था? एक्चुअली हमने तो मेन मतलब दोनों कंट्रीज के लगाए थे, ताकि कुछ हो तो उनको पता हो इंडियन से, क्योंकि मैं इंडिया का रिलेशन अभी किसी से खराब नहीं है। ठीक। बाई चांस वो उनको कोई ऐसा ना लगे कि बस में कौन जा रहा है, चेकिंग वगैरह हो, ऐसा हम्म, कुछ नहीं है। ठीक। तो हमने सिक्योरिटी के लगाया था, कि एम्बेसी की तरफ से ऑर्डर था, ताकि आप कभी भी ट्रैवल करें तो फ्लैग लगा लीजिए। ओके, तो उसमें इंडियन फ्लैग भी लगाया आपने और यूक्रेनियन फ्लैग भी लगाया था? नहीं नहीं, इंडियन, रशियन, सिर्फ इंडियन फ्लैग लगाया। केवल ओनली ओनली इंडियन फ्लैग लगाया हाँ था जी। आपने? अच्छा, तो उसमें कोई पूछताछ, बीच में कोई रोक टोक नहीं हुई आपको नहीं, ट्रेवल बस वो करने के लिए? चेक पॉइंट आया था नॉर्मल, जैसे बॉर्डर के पास चेक पॉइंट होता, तो एक वो पुलिस वाला और आर्मी वाला आया, देखा उसने बच्चे हैं इंडियन, वो देख के चला गया। अच्छा, ये हाँ मतलब, जी। दूसरा थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आप यूक्रेन में रहते हुए, हालांकि युद्ध से पहले के हालात थे क्योंकि पॉजिटिव थे, तभी तो आप वहां अपना अध्ययन कर रहे थे, लेकिन युद्ध हाँ छिड़ने जी। के बाद अब जो भारत का स्टैंड इंटरनेशनली एक निष्पक्ष है, तटस्थ है, खास हाँ जी। करके यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें या महासभा में जो प्रस्ताव पारित है, आज भी ऐसे तटस्थ रहे हैं, ना तो वो रूस के साथ जा रहे हैं और ना ही यूक्रेन का सपोर्ट वो कर रहे हैं। तो हाँ जी। ऐसे में वहां के लोगों का की जो सोच है वो इंडियन के प्रति किस प्रकार से, क्या कुछ तब्दीली दिखी आपको? जी, तब्दीली ऐसा कुछ तो नहीं दिखी, लेकिन उन मतलब जितने भी हमारे जान पहचान के थे, वो यही कहते थे कि आप जितना हो सके सपोर्ट करिए सोशल मीडिया पे, या आप डोनेशन कर सकते डोनेशन करिए। मतलब वो तो मतलब जैसे अपने अपने कंट्री के लिए जितना कर, मतलब वो कहते थे कि आप करिए, ऐसा करिए।
अच्छा उन्होंने एक्चुअली मतलब कुछ ऐसा भी नहीं कि वो उन्होंने बदलाव करा, लेकिन नॉर्मल थे, न्यूट्रल थे, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, मतलब अभी आपको ऐसा नहीं लगा कि उनका जो बिहेवियर है वो नेगेटिविटी में तब्दील हो इंडियन के प्रति, कि नहीं, उनको अभी लगता है तो कि ये नहीं तो कह सकते, रशियन क्योंकि के हम देखो समर्थक 2 हैं। दिन में निकल गए थे, ऐसा तो नहीं कह सकते। अच्छा, ऐसा हाँ ऐसा जी, नहीं बाकी है। जब हम वापसी कभी अगर मौका मिला तो जाएँगे, तब तो पता तब तब चलेगा। शायद एहसास इस हाँ बात का जी, हो या पता चले कि वो लोग क्या सोचते हैं। लेकिन हाँ जैसे जी, बहुत सारे जो इस तरह की वीडियो आ रहे थे और जो क्लिपिंग्स आती थी कि जैसे रेलवे स्टेशन पर खारकीव की बात मैं करूँ तो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा था इस तरह के, और हाँ वहाँ जी। के स्टूडेंट्स भी कंप्लेन कर रहे थे। वो केवल यूक्रेनियन को चढ़ने देते थे, इनके साथ मारपीट भी होती थी। तो इस प्रकार की आशंका आपको वेस्टर्न यूक्रेन में नहीं दिखी? एक्चुअली देखो, हम जैसे ट्रेन का तो क्या है कि वो गवर्नमेंट की है, हम्म, तो जितने भी जो उनके मतलब टीटी जो टिकट चेक करते हैं या फिर जो भी मास्टर वगैरह होता है, वो वैसे प्रेफर तो अपने लोगों को ही करेंगे। हम्म, बाकी थोड़ा बहुत मेरे को भी सुनने में आया कि दोस्त वगैरह बता रहे थे कि जैसे वो चिढ़ रहे हैं या फिर मतलब कि बदलाव उनमें आया है, ताकि क्योंकि हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ऐसा करके। अच्छा, इस कारण से ये हाँ जी, बातचीत आपस में आपके स्टूडेंट्स में मतलब एक्सचेंज होते हाँ होंगे कि जी, हाँ क्या, जी। किस तरह की स्थिति बन तो रही है? न्यूज़ में भी वीडियो वगैरह देख रहे हैं सब कुछ, तो धक्का-मुक्की चल रही है। ओके, तो उससे लग रहा है थोड़ा मतलब बदलाव तो आया है। बदलाव तो लेकिन आया मेरे है। को नहीं दिखा ऐसा, क्योंकि हम जल्दी निकल गए थे। हाँ, हाँ, मतलब हाँ क्योंकि जी। आपके उस तरफ माहौल बहुत ज्यादा उस तरह का नहीं था, तो इस कारण से हाँ जी, आपको हाँ ऐसा जी। ऐसा ऐसा अच्छा, आप आपके साथ क्या यूक्रेनियन भी उस शहर को छोड़ रहे थे? हाँ जी, काफ़ी यूक्रेनियन लोग छोड़ रहे थे। अच्छा, तो वो लोग भी क्या रोमानिया की ओर या फिर दूसरे और कंट्रीज की ओर भी? हाँ, वो वही जैसे रोमानिया, मोल्दोवा, पोलैंड, स्लोवाकिया, सारी ऐसे हंगरी कंट्रीज़ जा रहे थे वो भी। वो अपनी गाड़ी पूरी फैमिली लेके, हम देख रहे थे जब हम पैदल चल रहे थे, तो जी, गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। तो जी, उसमें पूरी फैमिली सामान, लगेज वगैरह लेके जा रहे थे। जी। अच्छा, मतलब मतलब अच्छा संख्या, बड़ी संख्या खासा में लोग वो शहर छोड़ रहे थे टाइम के इसका लिए जा मतलब। रहे थे। बाकी सारी लोगों को मतलब हाँ जी, यू मतलब आप समझ लीजिए 12 किलोमीटर तक गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो कितनी संख्या है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में यूक्रेनियन भी छोड़ रहे थे वहां। अच्छा, हाँ जैसे जी, ये कहा जाता है वो कि भी जो एक बॉर्डर पे ऐसे 4 घंटे के 4-4 बॉर्डर ऐसे, तो ओके, काफ़ी लोग जा रहे हैं। ओके, ओके, ओके। हाँ जी। आपका सामना कहीं भी किसी रशियन आर्मी के का हुआ, उससे हुआ कभी कहीं नहीं, नहीं, रशियन आर्मी से नहीं हुआ उस हमारा। पोर्शन में, क्योंकि ग्राउंड पर अभी ये लोग वहां उतरे नहीं हैं, तो इस कारण से ये वहाँ रशियन नहीं आए आर्मी थे कहीं अभी। नहीं दिखी आपको? हाँ जी, अभी कीव, जैसे आप कीव समझ लीजिए, यूक्रेन के बीचों-बीच में है। हम्म, तो उस वो जो उसका उसका वेस्ट ईस्टर्न साइड है, वहाँ पूरा आर्मी थी। वेस्टर्न साइड अभी नहीं आई थी, क्योंकि वो कीव पे अटैक कर रहे थे अभी। अच्छा, ओके, हाँ जी। ओके। अच्छा, आप मुझे जैसे अभी आपके आने के, रोमानिया आने के बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट का आपको पूरा सपोर्ट मिला और अब आप घर वापस आए हैं सुरक्षित, क्योंकि हाँ आप जी। एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं और फिफ्थ ईयर में आप थे, ऑलमोस्ट आप लास्ट ईयर में हैं। तो अब हाँ जो जी। परिस्थिति वहाँ है वो अभी लंबे समय तक लगता नहीं है कि वातावरण में कुछ बदलाव बहुत तेज गति से दिखे, ऐसी ऐसी संभावना कम दिख रही है जिस प्रकार के कम हालात लग हैं, रही है। और इंटरनेशनल जो पॉलिसी चल रही है या पॉलिटिक्स चल रही है उसमें। तो अब आपका इंडियन गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है एज एन स्टूडेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एमबीबीएस? से ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर जैसे हमारा हमारा करियर, हमारा फ्यूचर अभी दांव पे है, तो जितना वो हमारे जितने 20,000 स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, हम्म, वो अगर कुछ हमारे लिए कर सके या फिर कोई भी हेल्प कर सके, या तो यूक्रेन और रशिया के बीच में सोल्व हो जाए, मतलब हमारा दिक्कत ना आए हमारे करियर में, ऐसा कुछ प्लीज अगर वो डिसीजन ले तो हमारे लिए सबके लिए अच्छा होगा। अच्छा, क्योंकि काफी बच्चे हैं, सबने मेहनत करी, 5 साल से वहीं पे थे। बिल्कुल, जैसे आप बता रहे थे कि 20,000 स्टूडेंट ऑलमोस्ट एमबीबीएस के हैं, तो ये जो बच्चे हैं, अब आप मुझे, क्योंकि आप उस क्षेत्र में हैं आप, तो क्या विकल्प क्या हो सकता है आपके दिमाग में, कुछ ऐसा चल रहा है कि क्या कुछ, क्योंकि ये अब एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लाइफ के लिए आ गया कि इतना लंबा समय आपने गुजारा है और सब कुछ आपने किया, फाइनेंशियली भी आप एग्जॉस्ट हुए, और आप एकदम लास्ट पोजीशन पे थे कि अब आपको डिग्री मिलती, उसके बाद फिर आप एक प्रोफेशन में इंटर कर सकते थे। तो इस परिस्थिति में जो है ऐसे हालात हुए, क्योंकि आपको फाइनल डिग्री आपके हाथ नहीं लगेगी तब तक जब तक कि हालात वहां अनुकूल नहीं हाँ होते जी। हैं। तो ऐसे में आपके सोच से क्या आपके पास अल्टरनेट हो सकता है, या इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस मामले में? जैसे मैं बता रहा हूँ, 2014 में भी इनका युद्ध हुआ था। हाँ, तो 2 क्रीमिया करके और लुगांस करके जो यूनिवर्सिटीज थी, वहां पे अटैक हुआ था। हाँ, तो वहां के जब उस टाइम पे भी बच्चे पढ़ते थे, 500 कुछ बच्चे होते थे, हम्म, तो उन बच्चों को मतलब
ऐसा था कि इंडियन गवर्नमेंट और यूक्रेन गवर्नमेंट दोनों ने मिलके ट्रांसफर कर दिया था बाकी किसी यूनिवर्सिटी में। ओके। आधे बच्चे गए थे यूक्रेन में ही, मतलब वेस्टर्न साइड में, जैसे इवानो, लिविव करके सिटीज हो गई यहाँ पे। आधे चले गए थे रशिया की तरफ। ठीक। तो उनको इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था कि आप ऐसे ट्रांसफर ले सकते हैं। ठीक। तो बाकी अब देखो, अब पूरा यूक्रेन ही खराब होगा तो बस हमारे पास दो ही ऑप्शन है, तो किसी और कंट्री में हमारे को एडमिशन मिल जाए या फिर हमें इंडिया में ही मिले। ओके। ओके, क्योंकि इंडिया में तो वैसे एमबीबीएस की सीट्स बहुत कम है। हाँ जी, वही सबसे बड़ी इश्यू है, सबसे सबसे बड़ा। और क्योंकि आप 20,000 है, मान लीजिए 10,000 भी अगर हो तब भी, 15,000 हो तब भी बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से, बहुत कठिन काम होगा। लेकिन क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, उसको मिलाकर के भी बहुत इतनी ऑलमोस्ट 52,000 के आसपास ही सीट्स नीट की यहाँ है अगर आप देखेंगे तो। उसमें से तो इसमें एक्सचेंज कैसे हो सकता है, क्या क्या संभावना बन सकती है? देखो इतना तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ नया ही करना पड़ेगा, जो ऐसा चल रहा है उससे मतलब तो नहीं हो सकता। मेरा ये कहना था कि क्योंकि देखिए प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी है और आपके लिए भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस दैट कि जिनके लिए प्रॉब्लम होती है वो एक सॉल्यूशन भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि अगर ये सॉल्यूशन हो जाए देखो तो सॉल्यूशन शायद तो आपकी यही है। लाइफ फिर देखो पटरी जैसे पर आ हम जाए। तो फिफ्थ और फोर्थ फिफ्थ सिक्स ईयर के स्टूडेंट्स हो गए, इनकी डिग्री मतलब इनको 1-2 साल की मेहनत होती है, इनका तो गवर्नमेंट को जरूर करना चाहिए क्योंकि 1 साल बनिए फिर हम डॉक्टर बन सकते हैं जितना हमारा कोर्स होता है। ठीक बात है। बाकी जो मतलब छोटे ईयर के यहाँ पर जो नहीं कर पा रहे जैसे कुछ भी है, उनको किसी और कंट्री में, जैसे यूक्रेन हो गया, रशिया में भी काफी बच्चे पढ़ने जाते हैं, और चाइना में पहले जाते थे लेकिन कोविड हो गया उसके बाद नहीं जाने लगे, लेकिन फिलीपींस हो गई, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान, यहाँ भी काफी बच्चे जाते हैं। या तो यहाँ पे इनको अलाउ करें या फिर कुछ भी, जैसे अगर मेडिकल काउंसिल है जो इंडिया के एनएमसी करके, इनके साथ कोई डिसीजन इनको लेनी चाहिए ताकि कोई बच्चा सफर ना करे। जी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है डिप्लोमेटिकली इस तरह की चीजों को डील कर सकती है दूसरे आसपास की दूसरी कंट्रीज के साथ, ये एक एक्सीलेंट ये हो सकता है। दूसरा आपने नाम रूस का लिया, क्योंकि वहां तो ट्रेडिशनली बहुत लंबे समय से, पिछले 5-7 दशकों से, कम से कम 6 दशक से, जब से इंडिया और रशिया का आपस में एग्रीमेंट हुआ था स्ट्रेटेजिक, उसी वक्त से यहाँ से एक्सचेंज में जाते थे यहाँ के स्टूडेंट, बहुत सारे लोग एमबीबीएस वहां से करते थे। तो अगर मतलब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को क्या आप ये इंडिकेशन देना चाहते हैं कि वो रसा के साथ भी इस मुद्दे पे बात कर सकता है और रसा वहां के स्टूडेंट को अपने यहाँ अलाउ कर सकता है एमबीबीएस की दृष्टि से, जो रेस्ट ऑफ ईयर्स बचे हैं उसको करने के लिए? हाँ जी। अच्छा, यही मैं कहना चाहूंगा कि जैसे भी हो बस बच्चे सफर ना करें, काफी मेहनत लगता है, माँ बाप ने भी काफी वो रखते हैं, तो बस कैसे भी करके रशिया में या कहीं भी इंडिया में कहीं भी बच्चों को प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उनको कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। ओके। अच्छा, जो आपके साथ के और एमबीबीएस के जो बच्चे हैं सारे, ये सब आपके संपर्क में रहते हैं, नेटवर्क में होंगे सब? हाँ जी रहते हैं ओके, तो अब सबके लिए यही समस्या है। हरियाणा के भी कुछ बच्चे आपके संपर्क डॉक्टर में बनने थे? गए थे। हाँ जी, हरियाणा से भी कुछ बच्चे आपके संपर्क में थे? हाँ जी, हरियाणा से भी हैं। अच्छा, तो वो लोग अभी आ चुके हैं या फिर अभी उसी दिशा में वहीं कहीं? नहीं, सब मेरे दोस्त में आज लास्ट मतलब जो फ्लाइट आई थी उसमें सारे मेरे दोस्त आ गए, मतलब मेरे ईयर के या फिर मेरे ग्रुप के सारे दोस्त आ गए। ओके, अच्छा। हाँ जी। अभी आपके संपर्क में ऐसे स्टूडेंट जो दूसरे स्टेट्स के हों, यहाँ इंडिया के ही, और वो अभी वहां फंसे हुए हों, लगभग कितने? देखो अभी ऐसा है कि खारकीव में जितने भी मेरे दोस्त वगैरह थे वो खारकीव से तो निकल गए थे ट्रेन वगैरह करके। अब वो मतलब पोलैंड बॉर्डर पे है, उनसे कांटेक्ट मेरा नहीं हुआ है क्योंकि मैं भी कल ही पहुंचा हूँ। बाकी अभी तो किसी से कांटेक्ट नहीं है, लेकिन जितनों से हुई है मोस्टली ने या तो बॉर्डर क्रॉस कर लिया, बॉर्डर पे मतलब सेफ साइड पे अभी, मतलब किसी फंसी हुई सिटी में नहीं है मेरा कोई दोस्त। ओके, अच्छा। क्योंकि आप सभी आपस में एक नेटवर्क में हैं और सभी एमबीबीएस स्टूडेंट जो भी आपके चाहे सीनियर हो, जूनियर हो या आपके समकक्ष होंगे, तो वो सब आपके नेटवर्क में हैं। तो क्या आने वाले समय में ये मैं समझूं कि आप लोग एक तरह से एक फॉर्मल या इनफॉर्मल ही गैदरिंग या वैसा एसोसिएशन बनाकर इंडियन गवर्नमेंट के साथ इस मामले पर अपने भविष्य को लेकर के कुछ बातचीत आप शुरू करेंगे और उन पर कुछ उनसे इनिशिएशन ऐसा कुछ लेने की बात करेंगे? हाँ जी, ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि देखिए सबका ही लाइफ का सवाल है, और अगर गवर्नमेंट के सामने हमने अपना मतलब ओपिनियन रखना होगा तो हम जरूर एक ऐसा कर सकते हैं ताकि सब मिलके अपना ओपिनियन दें और बात करें, गवर्नमेंट कुछ सोल्यूशन निकाले।
बिल्कुल, और करनी भी चाहिए, बिल्कुल करनी भी चाहिए। आप अपना जी, और मेरी शुभकामना आपके साथ है, और बिल्कुल हम लोग भी ये चाहेंगे, आखिर आप हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, और आपकी जो एक्सपर्टीज है उसका सदुपयोग भारत में भी होना था। जरूरी नहीं था कि आप विदेश में ही रहते, आप वहां से यहाँ भी आ सकते थे, यहाँ भी आ सकते हैं। तो इसीलिए ये टैलेंट तो आप हमारी संपत्ति है, और निश्चित रूप से आपके इस टैलेंट का पूरा सदुपयोग होना चाहिए आने वाले समय में। और हम हमेशा इस बात की वकालत एक मीडिया पर्सन के रूप में करते रहेंगे कि जो बच्चे आए हैं जिनका फ्यूचर अभी अब खतरे में है, उनके फ्यूचर को संवारना अब भारतीय सरकार की पूरी पूरी जिम्मेदारी है। और जब कभी भी आप इस प्रकार का कोई एजिटेशन, कोई आंदोलन या कोई ऐसी इनिशिएटिव आप लेते हैं कि सरकार से बातचीत करने की बात आप शुरू करते हैं अपने भविष्य को लेकर, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। कुंवर सेठ, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अनुभव आपने हमारे साथ साझा किए। हमारी शुभकामना आने वाले भविष्य के लिए आपके साथ सदा है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।